ओके। एज ए अटेंडी के अंदर मुझे एस नाम से एक कैंडिडेट शो हो रहा है। कोई स्टूडेंट है पर्टिकुलर जिन्होंने अपने नाम से, आप अपना जो नेम है, आपका जो नेम मेंशन करवाया जाता है, आप जब अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो आपको अपने ही नाम से अपना जो अकाउंट है वो मेंशन करना है। ठीक है। आप पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कोई भी शॉर्ट नेम से या इस तरीके से आप अपना अकाउंट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। तो मुझे एज ए अटेंडी सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना कंप्लीट नेम ही मेंशन करिए ताकि मुझे थोड़ा इजी रहे। बात कर रही हूँ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की। बहुत ही इजी पॉइंट है। पॉइंट पर्टिकुलर अपन कह ही नहीं सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के लिए मैंने बताया था। अगर बिजनेस रिस्क का जो पॉइंट है वो आपको डिस्कस मैंने किया था, वो आपको क्लियर है, तो नेचर उसी के अंदर से एक एक जो पर्टिकुलर लाइन है वही मेंशन की गई है। यहाँ पे ज्यादा पॉइंट नहीं मेंशन करे हैं, सिर्फ 4 पॉइंट अपने सामने है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज के बारे में मैंने बताया था। फ्यूचर अपना कभी भी सर्टेन नहीं हो सकता, अनसर्टेन है। जब अपन बिजनेस के सिनेरियो की बात करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट के तरीके से अपन बिजनेस को जब देखते हैं, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के साथ ही अपने को क्या पड़ेगा, बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये कहा गया है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। जब भी बिजनेस रिस्क की अपन बात करते हैं तो कहाँ से आ रहा है, अनसर्टेनिटीज से। ठीक है। जब इसके अपन थोड़ा सा वाइडली कॉन्सेप्ट देखें तो इसके अंदर बताया गया है कि अनसर्टेनिटीज रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज। सबसे पहले जहां पे अपना एक प्लानिंग, यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज की बात क्यों की गई है। जब भी अपन कोई बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस के बारे में एक कॉन्सेप्ट को जब अपन एक शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं बिजनेस को, तो वहां पे देखा जाता है कि अपना जो एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, एक अपनी स्ट्रेटेजी जो अपन मेंटेन करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर प्लानिंग के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ या फ्यूचर में अपने को क्या करना है वो सारी चीजें अगर माइंड में क्लियर है, वहां पे कभी भी मतलब अपने को ये कह सकते हैं कि टोटली जितना अपन ने स्ट्रेटेजी प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट कभी भी नहीं मिल सकता, पर कुछ हद तक अपने को क्या मिलेगा, वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अनसर्टेनिटीज रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग इन फ्यूचर। ठीक है। व्हाट इज गोइंग इन हैपन इन फ्यूचर, क्या कहा गया है। कृतिका, पेज आप देख लीजिए। पेज तो मुझे भी इसका बिल्कुल मेंशन नहीं है इतना माइंड में, सॉरी। आप ये देख लो कि बिजनेस रिस्क का जहां पे टॉपिक चल रहा है ना, ठीक है, उसी के जस्ट नेक्स्ट अपने को नेचर और जो इसके कॉजेज है वो दोनों टॉपिक मिलेंगे। तो नेचर उसी के आसपास मेंशन मिलेगा। बिजनेस रिस्क का जो टॉपिक मैंने लास्टली करवाया था आपको लास्ट लेक्चर में, उसी के बाद आपका कॉज भी उसी के बाद है, उसी के बाद आपके नेचर है। तो वहां से थोड़ा सा मेंशन करो। ठीक है। पर्टिकुलर मुझे आइडिया नहीं है पेज नंबर का। अब इसके बाद जब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसे कॉन्सेप्ट, जो कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने को ये बताती है कि बिजनेस रिस्क अराइज होता है फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज को लेके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि कभी भी जैसे अपन ने जो एग्जांपल मेंशन करा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, उसके अंदर डिमांड और प्राइस को लेके बहुत सारी चेंजेस की बात की गई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि चेंजेस गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके भी हो सकता है, टैक्सेस वगैरह में भी हो सकता है, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, इन सब में भी बहुत सारी चेंजेस अपने को फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, प्रेजेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अनसर्टेनिटीज को शो करते हैं। तो पहला जो नेचर ऑफ पॉइंट है वो अपने को मेंशन कर रहा है कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ठीक है। दूसरी जो मैं बात कर रही हूँ वो है रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इस चीज को अपन लास्ट अपन ने डिस्कस किया था, तो आप सबने इस पे बिल्कुल अपना जो कंसेंट है वो भी मेंशन करा था कि बिल्कुल मैम आप ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि बिजनेस रिस्क इज एन असेंशियल या रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जब भी कोई बिजनेस की बात करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट हमारे साथ जब चलेगा तो साथ साथ रिस्क है वो भी मेंशन होगा। इसके अंदर कहा गया है एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क although the amount of risk vary from business is risk। ठीक है। इसके अलावा कहा गया है कि जब रिस्क की अपन बात करते हैं तो रिस्क कभी भी इलिमिनेटेड नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल से अपन उसको फिनिश नहीं कर सकते, खत्म नहीं हो सकता। रिस्क को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। अब रिस्क को मिनिमाइज करने का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो आप क्या लेंगे कि मैम रिस्क है वो मिनिमाइज कब हो सकता है।
बताओ, एग्जाम्पल बताओ फटाफट, कि जब मैंने पॉइंट आपको लिखा है कि रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, जिसके अंदर अपन ये कह सकते हैं रिस्क को कभी भी अपन फिनिश नहीं कर सकते, रिस्क को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या क्या एग्जांपल मेंशन करेंगे कि मैम बिजनेस में हम रिस्क को मिनिमाइज इस एग्जांपल के थ्रू या इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं मिनिमाइज? कौन कौन से एग्जांपल्स आप इन्वॉल्व करेंगे? कौन बताएगा? पेज नंबर 23। ओके ओके। रिस्क को मिनिमाइज आप कौन से एग्जांपल के थ्रू आप कह सकते हैं कि मैम रिस्क मिनिमाइज इस तरीके से अपन कर सकते हैं मॉडर्न सिनेरियो में बिजनेस के लिए? इंश्योरेंस, वेरी गुड। मेरे माइंड में भी सेम यही एग्जांपल सबसे पहले वर्क कर रहा था पूर्वा, कि सबसे पहले जब अपन मिनिमाइज करने की बात करते हैं तो आज की एक मतलब बिजनेस मार्केट के अंदर अपन ये देख सकते हैं कि सबसे वाइड जो कॉन्सेप्ट है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में अपन फायर इंश्योरेंस, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस, इसके अलावा अपन बिजनेस में भी बहुत सारी मशीनरी वगैरह से रिलेटेड इंश्योरेंस होता है, ठीक है, व्हीकल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अपन लेते हैं, ठीक है। और अपन ये कह सकते हैं कि जब अपन बैंक वगैरह का ये सारे कॉन्सेप्ट जब देखते हैं, ठीक है, तो ये सारे इंश्योरेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। एनिमल्स वगैरह से इन्वॉल्व भी इंश्योरेंस आजकल बहुत सारे मतलब लोग लेते हैं। तो ये बहुत ही एक वाइड कॉन्सेप्ट बोला गया है कि आज के टाइम में अगर बिजनेस में रिस्क को मिनिमाइज करना है तो इससे अच्छा एग्जाम्पल अपन कभी भी नहीं देख पाएंगे। कि इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए बोला गया है कि इंश्योरेंस है वो पर्टिकुलर यही चीज मेंशन करेगा कि प्रेजेंट में हम है और फ्यूचर में जितनी भी अनसर्टेनिटीज है उनसे कुछ टाइम के लिए और कुछ अमाउंट हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट है वहां तक सेव करने का एक प्रॉमिस हम आपके साथ कर रही है। ऐसा एक इंश्योरर है, एक इंश्योर्ड को दो पार्टी रहेगी, हम हमेशा एक इंश्योरेंस के अंदर एक इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है और एक इंश्योर्ड जिन्होंने अपन ने क्या किया है प्रॉमिस को एक्सेप्ट करा है, ठीक है। इंश्योरर और इंश्योर्ड दो पार्टीज हमेशा इंश्योरेंस के अंदर अपने को मेंशन मिलेगी, ठीक है। आपको कहाँ से वेरी सॉरी नेहा, मैं थोड़ा सा आप वापस बताइए मुझे, आपने क्या मेंशन करा है इसके अंदर? एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अनसर्टेनिटीज जो होती है कि बिजनेस में बिजनेस इज रिस्क एज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है। इसके बाद जब मैं बात करती हूँ, ठीक है, तीसरा जो अपना पॉइंट होता है, नेहा आप टाइप करो, तीसरा जो अपना पॉइंट होता है वो है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मैनी अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ये जो अपन बिजनेस का नेचर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सॉरी नेचर के अलावा जो अपन कॉजेज पढ़ेंगे कि बिजनेस रिस्क में अपन कौन कौन से जो कॉजेज है उनको इन्वॉल्व करते हैं, कि कौन कौन से कारण होते हैं जो कि बिजनेस रिस्क को इंक्रीज करने का काम करते हैं, डेवलप करने का काम करते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर ये चीज अपने को मेंशन मिलेगी कि जब अपन रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क हमेशा बिजनेस का जो साइज होगा, ठीक है, या बिजनेस का जो नेचर होगा, कौन सा बिजनेस है किस तरीके का है उसी पे हमेशा डिपेंड करेगा, फुली डिपेंड ऑन बिजनेस, बिजनेस नेचर ऑफ साइज एंड बिजनेस नेचर, ठीक है, दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। कि दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं कि पहली चीज तो अपन ये मेंशन करते हैं बिजनेस साइज की जब अपन बात करते हैं तो लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। दूसरी चीज नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे कि मान लीजिए एक मशीनरी का एक बिजनेस, दो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। पहला अपन ये ले सकते हैं कि जब अपन एक मशीनरी की बात करते हैं तो मशीनरी में ये बोला जाता है, एक तो अपन ने प्लांट के अंदर कोई मशीनरी लगा रखी है, ठीक है, जिसमें अपन ये ले सकते हैं कि फायर वगैरह का बहुत ज्यादा अपने को यहाँ पे ऐसा देखने को मिल सकता है रिस्क। और दूसरी चीज ये है एक नॉर्मल बिजनेस पे अपन कहीं भी कोई बिजनेस है वो स्टार्ट अपन ने कर रखा है, ठीक है, नॉर्मल उसमें मशीनरी है पर नॉर्मल मशीनरी अपन काम करवा रहे हैं। दोनों में ये देखा जाएगा कि जब नेचर ऑफ बिजनेस की अपन बात कर रहे हैं तो एक ज्यादा रिस्क जो है वो कहाँ पे है, जहां पे अपन एक प्लांट के अंदर मशीनरी यूज कर रहे हैं अपन, और वो भी उसमें ज्यादा जो रिस्क है वो किस चीज का है, फायर से रिलेटेड अपने को ये रिस्क है। फायर इंश्योरेंस अपने को लेना पड़ेगा, साथ ही साथ जो अपने को बिजनेस का कंप्लीट जो अपना प्लांट है वो इंश्योरेंस अपने को मेंशन करवाना पड़ेगा। और कोई भी पर्टिकुलर जब अपन इंश्योरेंस लेते हैं तो जब अपने साथ इन फ्यूचर जो भी हैपनिंग होनी है, जो भी इवेंट होना है या अपने साथ अनसर्टेनिटीज होनी है,
ये चीजें जब अपने साथ चलेगी तब अपन ये चीज मान के चलेगी कि इंश्योरेंस का जो प्रॉफिट है तभी अपने को मिलेगा, अदरवाइज कभी भी अपने को इंश्योरेंस का प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाता। इन फ्यूचर जब अनसर्टेनिटीज होनी है या कोई भी इवेंट है, कोई भी हैपनिंग है वो हो गई है, तब अपन मानेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्या करेगी, सेव करेगी। अदरवाइज क्या माना जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे कोई भी अपन रोल मेंशन नहीं कर सकते। दो चीजें मैंने बताई है कि डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तीन पॉइंट अभी तक हुए हैं किसके, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के। सबसे पहली चीज तो मेंशन करी गई थी कौन कौन सी, कि सबसे पहले अपन ये बात कर रहे थे कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। दूसरी चीज, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। और थर्ड मैंने जो पॉइंट बताया है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ लास्ट पॉइंट इसका है वो कंप्लीट करवा देती हूँ। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये कहा गया है कि नो रिस्क नो गेन। पहली चीज ही, पहला पॉइंट ही वही अपने को ये चीज क्लियर कर रहा था कि रिस्क को अगर आप कोई भी मतलब अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहे, एक इंटरप्रेन्योर वर्ड है वो मैंने यूज किया था आप लोगों के साथ कि इंटरप्रेन्योर की जब बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर हर एक थर्ड जो पर्सन है जो कि एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है वो कभी भी इंटरप्रेन्योर नहीं कहला सकता। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक इंटरप्रेन्योर होता है, जो कि एक इंटरप्रेन्योरशिप है, नए बिजनेस को स्टार्ट करता है, खुद के ऑन बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो हमेशा रिस्क टेकर होता है, हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का काम कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो भी कैपिटल होती है वो खुद से मैं कहीं भी अरेंज, जो खुद से कैपिटल करता है, पूरे बिजनेस में जितने भी आइडियाज, जितने भी इनोवेटिव कुछ भी थिंग्स करनी है वो भी हमेशा खुद से ही अरेंज करता है। ठीक है, खुद ही के माइंड का होता है सारा सेटअप। तो ये सब चीजें जिसके अंदर इन्वॉल्व रहती है उसको अपन एक इंटरप्रेन्योर का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कह रखा है कि कोई भी इंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क टेकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी बिजनेस में अगर आप रिस्क को मेंशन नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये मान के चलेंगे कि 100% हमारी प्लानिंग बिल्कुल सिक्योर है, हमने जो स्ट्रेटेजी प्लान करा है वो भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान करके एक बिजनेस कहीं किस तरीके से, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने पीछे दिए हुए आपको। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी वो सारे एग्जांपल्स। तो ये कहा गया है कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे अपन एग्जांपल्स दे सकते हैं जिनके थ्रू रिस्क है वो होना ही होना है। जैसे कि रिसेंटली कोविड के बाद जो मार्केट का सिनेरियो रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो अपन बात करें, वो सबसे बड़ा एग्जांपल अपने सामने रहा था कि अरे मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मार्च या अप्रैल के अंदर ही स्टार्टिंग करा था और उसके बाद कंप्लीटली लॉकडाउन के बाद में उनको जो मार्केट में वो अपना एक लॉट भिजवाना पड़ रहा है या जो बेचना पड़ रहा है उनमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्क है वो हमेशा मेंशन है। हमेशा जब रिस्क को अपन लेके चलेंगे तभी प्रॉफिट और लॉस दोनों की बातें अपन कर सकते हैं। तो उसके अंदर मेंशन कर रखा है नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल। ये कहा गया है कि पुराना सिद्धांत रहा है कि नो रिस्क नो गेन, अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट भी, आपको फायदा भी नहीं हो सकता। तो चार चीजें मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करी है। ये कह रखा है प्रॉफिट एक ऐसा रिवॉर्ड बोला जाता है जो कि रिस्क टेकिंग के बाद ही अपने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज इसके अंदर मेंशन है। अब चार पॉइंट में पर्टिकुलर अगर कोई इस तरीके का हो, वैसे तो इस तरीके का कोई पॉइंट नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। ठीक है, अब एक बार चैट बॉक्स में यूज करती हूँ। हिंदी मीनिंग ऑफ वेरी, फिर अपूर्वा ने कहा है अलग अलग, फिर नेहा कह रहे ओके आई नो, अपूर्वा शायद ये दोनों ने डिस्कस कर लिया, ये क्या चल रहा है? ये आई थिंक इसके अंदर से आपने लिया है कि बिजनेस रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इसके अंदर आपने मेंशन करा है शायद ये कि अमाउंट ऑफ रिस्क में भी वेरी, मतलब कि ये कह रखा है कि ऑलमोस्ट अपन ये कह सकते हैं संभवतः। ठीक है, ऑलमोस्ट अपन इस चीज को, वर्ड को यूज कर सकते हैं, इससे रिलेट अपन इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब अपन बिजनेस नेचर की अपने बात हो गई, बहुत ही इजी पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर को सिमिलर से पॉइंट, जैसे कि लास्ट ईयर जो 11th के अंदर सबसे पहला चैप्टर था उसमें अलग नेचर डिफाइन था, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए। नेचर है उसको पर्टिकुलर अलग क्वेश्चन मेंशन कर दिया और कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग, जबकि दोनों में पर्टिकुलर एक जैसे से होते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अपने को बेसिकली और नेचर के अंदर क्या है
बिजनेस रिस्क जो अपने पढ़ा था उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व था, तो उसके अंदर चार ही चीजें इन्वॉल्व की गई है। पहला था अपना किससे अनसर्टेनिटी से अराइज होता है। दूसरा चीज एसेंशियल पार्ट बोला गया है, हर एक बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। तीसरी चीज, दो चीजें अपन मेंशन कर सकते हैं, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। और फोर्थ इसमें कह रखा है क्या, बिजनेस प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट अपन पॉइंट लेंगे ये इससे भी ज्यादा इजी है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, की कौन कौन से कारण है, कौन कौन से कॉज है वो अपन यूज कर सकते हैं या इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बिजनेस रिस्क में अपने को कौन कौन सी मतलब कॉजेज है वो देखने को मिल सकते हैं, कि क्या क्या कारण है जिनसे बिजनेस रिस्क है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज, अपना इंक्रीज ही हो रहा है ऑलमोस्ट। तो आप कौन कौन से कैटेगरी है वो इन्वॉल्व करेंगे, बुक का यूज कम करेंगे। ठीक है, आप अपने माइंडसेट से बताइए कि मैम कोई भी बिजनेस रिस्क की जब अपन बात करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉज है वो इफेक्टिव होते हैं बिजनेस रिस्क को इंक्रीज करने में, बताइए। चलो, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई देंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई भी एक स्टूडेंट है या दो स्टूडेंट्स है वही हमेशा रिप्लाई दे। ठीक है, आप सभी रिप्लाई देंगे। कौन कौन से कॉजेज है वो अपन, कोविड, ओके। हाँ, कोविड को अपन पर्टिकुलर एक एक डिजीज बोल सकते हैं कि भी इस तरीके से इन्वॉल्व है। ठीक है, जिसको अपन कौन से उसमें इन्वॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे विकास, आप भी रिप्लाई करो बेटा जैसा भी आपको आता है। ठीक है, नेहा, प्रिया और सुधीर, तोशी, योगेश, सभी रिप्लाई करेंगे, राकेश। बिल्कुल, नेचुरल कॉजेज इज कॉमन, बिल्कुल सही है कि इस चीज को तो अपन बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये तो हमेशा साथ ही चलेंगे अपने, अपन यही मान सकते हैं इस चीज को कि नेचुरल कॉजेज इज कॉमन। ओके, देखिए बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो आपकी बुक में चार ही में मेंशन कर रखा है, पर्टिकुलर तो तीन ही है, फोर्थ तो अपन अदर ही मेंशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो है कॉजेज वो है थ्री। फर्स्ट नेचुरल कॉजेज है, सेकंड आपका है ह्यूमन, एंड थर्ड है आपका इकोनॉमिक। ठीक है, नेचुरल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बिल्कुल सही है अपूर्वा, ह्यूमन कॉज बिल्कुल सही है नेहा। पहला आपका मेंशन कर रखा है नेचुरल, उसके बाद है आपका ह्यूमन, और उसके बाद है आपका इकोनॉमिक, और फोर्थ को अपन मेंशन करे नहीं करे तो भी चलेगा। देखो सबसे पहले जो नेचुरल कॉजेज की अपन बात कर रहे हैं, जैसा कि रक्षा ने बताया कि मैम नेचुरल कॉजेज इज कॉमन, तो बिल्कुल सही बात है ये। सबका सुनते हैं, चलो। कृतिका ने कहा है इकोनॉमिक कॉजेज, उसके बाद में और नेचुरल कॉजेज पर अपना कोई कंट्रोल, बिल्कुल यही चीज मैं कहने वाली थी कि नेचुरल कॉजेज पे अपना कभी भी कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, ये हमेशा ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहते ये कॉजेज, ये बिजनेस में या हर तरीके से अपने साथ मेंशन होंगे ही। इकोनॉमिक कॉजेज है, हर तरीके से बता रखा है, तो इकोनॉमिक में हो सकता है कि भाई अपन कम या ज्यादा थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इसके अलावा ह्यूमन जो कॉजेज होते हैं उनमें भी हो सकता है काफी बार ज्यादा लॉस अपने को देखने को मिलता है, तो काफी बार बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता, ये चीज भी अपन मेंशन कर सकते हैं। जबकि नेचुरल कॉजेज जो होते हैं, मैम नेचुरल कॉजेज में इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है क्या? नेचुरल कॉजेज में बिल्कुल रोहित, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए अगर अपने बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है हमेशा जो इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दूं कि जैसे कि अपना व्हीकल है, तो व्हीकल का जो अपना पर्टिकुलर प्रेजेंट जो कॉस्ट है वो अपन ने परचेज की थी, तो मान लीजिए एक साल पहले परचेज की थी कोई भी बाइक या गाड़ी आपने, उसका आपने 2 लाख प्राइस है वो आपने परचेज की थी, उसके बाद आपने इंश्योरेंस लिया था, तो उसके बाद मान लीजिए कोई भी अनसर्टेनिटीज हो गई उसके बाद में, और अपने को उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस है वो क्लेम अपने को कंट्रोल करना है। तो आपने जब इस चीज को देखा है तो आप कह रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 50,000 चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा पर्टिकुलर एक बंदे को अपना भेजेगी
उसके बाद वो क्या करेगी, इस चीज का मेजरमेंट लेगी कि एक्चुअल में कितना आप लोग को लॉस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसा देती है। ऐसा नहीं कि अपन ने 50,000 का क्लेम है वो कर दिया है कि भाई मुझे अभी इस तरीके का हुआ है तो आप 50,000, वो हमेशा नहीं कर सकती। जो आपने पूछा है कि मैम जो नेचुरल कॉजेज है उसमें भी कुछ हद तक, मतलब कंप्लीटली तो अपन नहीं कह सकते, या फिर मैं कंप्लीटली 100% श्योरिटी के साथ भी अपन नहीं कह सकते कि बहुत सारे एग्जाम्पल, इसमें कैटेगरी अपन डिवाइड कर देंगे, तो कुछ कुछ कैटेगरीज में अपने को कुछ हद तक क्लेम मिल सकता है, बाकी नहीं मिलता। ठीक है, जिनमें अपन ने बहुत ही बजट के साथ अगर इंश्योरेंस ले रखा है ना, कि अपना मान लीजिए कोई भी अपन ने इंडस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी मशीनरी से रिलेटेड इस तरीके से अपन ने बहुत ही एक अच्छा अमाउंट है वो इंश्योरेंस में इंक्लूड कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को मिल सकता है। बाकी हमेशा नेचुरल कॉजेज जो होते हैं उसमें 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपको इंश्योरेंस वो ले। ठीक है, जैसे कि देखो मैं एग्जांपल आपको बताऊं, नेचुरल कॉजेज में अपन ये इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अपन मरीन इंश्योरेंस का ले, शिप वगैरह होती है, जहाज वगैरह का, सो समुद्री मरीन, समुद्र से रिलेट करते हैं, तो मरीन इंश्योरेंस जो अपना होता है इसमें अपने को क्लेम मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका गुड्स जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी आपका पर्टिकुलर गुड्स है वो आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक दिन में तो वो गुड्स आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, कम से कम 6 to 8 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है वो एक मरीन इंश्योरेंस में आप इन्वॉल्व करके चलेंगे। साल साल भर भी लग जाता है, 2 2 साल भी, 2 2 इयर्स भी कंप्लीट हो जाता है, पर अपन एक 6 to 8 मंथ्स का जो एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रही हूँ कितना टाइम अपन ने लिया। अब मान लीजिए उस बीच में कोई भी ऐसा आ गया कि मान लीजिए कोई मतलब तूफान वगैरह आ गया, ठीक है, या फिर कोई, बहुत सारे बार अपन देखते हैं कि भाई मरीन इंश्योरेंस में जो लुटेरे वगैरह होते हैं वो सब आ गए, ठीक है, तो और या फिर ऐसा कोई तूफान वगैरह आता है तो पर्टिकुलर जो अपना प्रोडक्ट था वो खराब हो गया, ठीक है, सड़ गया, इस तरीके की पैकेजिंग वगैरह खराब हो गई, तो वो सारी चीजें हैं, उनका इंश्योरेंस पहले ही करवा लिया जाता है। अब क्या करेगी, इस तरीके से जो भी लॉसेस होता है, वो लॉसेस है वो इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ टाइम तक या कुछ हद तक क्या करती है, ये यहाँ पे कंप्लीट करने का काम करती है। तो ये रोहित अपन इंश्योरेंस वाला मरीन इंश्योरेंस है, इसमें जो अपन नेचुरल कॉजेज देखने को अपने को मिलते हैं ना, इसमें मैं क्लेम का 100% श्योर हूँ अपने को मिलेगा। उसके अलावा अब मैं नहीं कह सकती श्योरली। और कंपटीशन है, चेंजेस इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तोशी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं अब कैटेगरी वाइज सबसे पहले जब अपन बात करते हैं किसकी, जो अपना नेचुरल कॉजेज है, नेचुरल कॉजेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे साथ शेयर करे हैं अभी। तो सबसे पहले जो कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं, इनमें सबसे पहला है अपना नेचुरल कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज में देखिए क्या क्या एग्जांपल अपने साथ में मेंशन करा गया है। एग्जांपल्स में सबसे पहले अपना आता है जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, या फिर लाइटनिंग वगैरह हो गया कि बिजली चमकना जिसको अपन कहते हैं हिंदी में, वो सारी चीजें हुई। हैवी रेन, ठीक है, इसके अलावा फेमेन वगैरह है, ठीक है, और अपन फ्लूड वगैरह कह सकते हैं, बाढ़ वगैरह आया, भूचाल आया, बवंडर आया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इन्हीं के हिंदी मीनिंग है। तो ये सब चीजें हैं, ये नेचुरल कॉजेज के अंदर इफेक्टिव अपन मान सकते हैं कि कोई भी बिजनेस है इन कॉजेज से कभी भी खुद को नहीं बचा सकता, या फिर ये कोई भी ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहता। ये सारी जो चीजें हैं, ये कॉजेज है, हमेशा एक रिस्क के अंदर, बिजनेस के अंदर रिस्क के साथ साथ अपने साथ चलेगी। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद अपन सेकंड जो अपना है कॉज, वो कौन सा है, ह्यूमन। अब ह्यूमन में क्या आया, किसी ने मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस के अंदर एज ए पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व है और चीटिंग करती, ठीक है, इसके बाद काफी बार अपन देखते हैं कि एम्प्लॉयज है वो बीच में छोड़ के चले गए एक बिजनेस को। इसके अलावा अपन मेंशन कर सकते हैं कि उनकी कोई भी लापरवाही है वो किसी चीज से अपने को इफेक्टिव कर रही है, कोई भी लॉस है वो कोई भी पर्टिकुलर कोई भी पार्टनर की वजह से अपने को वो कॉज देखने को मिल रहा है, बिजनेस रिस्क अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद मैनेजमेंट है वो अपना सही तरीके से नहीं है, ठीक है, इसके बाद स्ट्राइक वगैरह कर दी, ठीक है, लड़ाई दंगे है, ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन वगैरह होता है, लड़ाई दंगा है, ये सब चीजें एम्प्लॉयज है या एम्प्लॉयर है या वर्कर है उनके द्वारा एक कंपनी में हमेशा देखने को मिल सकती है। तो ये सब एग्जाम्पल अपन लेते हैं कौन किस किस में,
कोविड-19 नेचुरल कॉजेज का एग्जांपल है क्या? कोविड-19 तो नेचुरल कॉजेज भी अपन कह सकते हैं, नेचुरल कॉजेज भी इसको साथ ही साथ ये तो देखो ओवरऑल ही इंक्लूड हो सकता है कोविड-19, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन में भी इन्वॉल्व हो सकता है ये, ठीक है? और इकोनॉमिक तरीके से इकोनॉमिक कॉजेज में भी, इकोनॉमिक में तो नहीं करेंगे, ह्यूमन और नेचुरल जो है इन दोनों में अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पर्टिकुलर कभी भी ऐसा नहीं है कि ये हमें ये जो वायरस आया है ये अपन कौन सा बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहे हैं। ये काफी जगह तो आपने ये पढ़ा होगा, आपने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं या पेपर्स आपने पढ़े हैं लॉकडाउन में, या फिर आपने अपनी रिसर्च जहाँ पे लगाई है, दो मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, मैंने दो ही चीजें सामने आई है कि काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि चाइना में पर्टिकुलर जो वुहान है, वुहान में पर्टिकुलर एक लैब है जहाँ पे कोई फॉर्मूला रेडी किया जा रहा था, ठीक है? और वहां से कोई फॉर्मूला है ये आउट हुआ है, जिसकी वजह से वायरस है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा। अगर एक नेचुरल वायरस होता, मतलब एक ह्यूमन से रेडी किया हुआ एक वायरस होता, तो एक टाइम के बाद में अपना जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम करता, ठीक है? पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इट मीन्स कहा गया है कि लैब से फॉर्मूला आउट हो गया था, कोई प्रैक्टिकल कोई भी एक फॉर्मूला वो कर रहे थे। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि काफी जगह मेंशन किया जा रहा है कि कुछ पर्टिकुलर नॉनवेज ऐसा कुछ खाया गया था जिसमें इस तरीके का जो एक वायरस है, ठीक है, इसकी वजह से ये आउट हुआ है। और फिर ये चीज है ये पर्टिकुलर एक लेडी को उसके बाद उसने ट्रेवल करा है और अलग अलग कंट्रीज में ये फैल गया। तो दोनों चीजें आई है मेरे अकॉर्डिंग, लैब से फॉर्मूला आउट हुआ था, बाकी अलग अलग सबके व्यूज है, तो इसको अपन पर्टिकुलर नेचुरल कॉज में भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसको नेचुरल और ह्यूमन दोनों में इन्वॉल्व करेंगे। बहुत ही ज्यादा लापरवाही का जो नतीजा है वो है कोविड। और अभी भी जो इंडिया में रिसेंटली अब बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हो ना, चाइना बायो वेपन बना रहा था, एक थ्योरी ही कहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कह रहे हैं ना, सब अपनी अपनी व्यूज दे रहे हैं यहाँ पे। तो अभी भी आप इंडिया में जो भी अपने एक दिन में जितने भी 72,000 अराउंड केसेस आ रहे हैं, नेचुरल जो फ्रेश केसेस हैं, कभी आ रहे हैं 80,000, ठीक है? तो ये सारे जो केसेस हैं ये क्या है, ये एक बार तो ठीक है, पर अभी जो इंडियंस है उनकी जो लापरवाही है वही इन केसेस को इंक्रीज की जा रही है। और पता नहीं ये केसेस कहाँ पे जाके रुकेंगे। ये कहा जा रहा है पहले 42 रिकवरी थी, फिर 60 हुई, अभी 72 या 74 रिकवरी रेट चल रहा है। बहुत सारे, बहुत मतलब पता नहीं कितने ही लैक है वो ठीक भी हो गए हैं। पर एक चीज आप बताइए कि इस चीज का फायदा मतलब ये नहीं होता ना कि कुछ केसेस में ये भी बोला जा रहा है कि भी कुछ पेशेंट इस तरीके की हैं जो ठीक हो रहे हैं और उसके बाद में 3 मंथ्स के बाद में उन्हीं में वायरस है, क्योंकि जो भी अपन मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जो भी अपनी मेडिसिन के थ्रू अपनी एंटीबॉडीज है वो इंक्रीज हो रही है। जब भी कोविड पेशेंट है उनमें जो भी मेडिसिन अपन यूज करेंगे उनके उनके थ्रू अपना क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज है वो डेवलप हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कुछ टाइम तक जब तक मेडिसिन का इफेक्ट रहेगा, अपनी एंटीबॉडीज है वो हाई रहेगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखने को मिला है कि आफ्टर 2.5 एंड आफ्टर 3 मंथ्स कोविड के दोबारा उनके अंदर सिम्टम्स है वो देखे जा सकते हैं, ठीक है? इससे बढ़िया आप क्या करें, बहुत ज्यादा मतलब वो चीज नहीं दिखा रहे ना। एक टाइम तक न्यूज़पेपर्स है या जो न्यूज चैनल्स वगैरह है वो इस चीज को मेंशन कर रहे थे, इतनी डेथ रेट है, इतनी रिकवरी रेट है। पर धीरे धीरे इस चीज के साथ ही जीना पड़ेगा। तो अभी रिकवरी रेट ही ज्यादा मेंशन करी जाती है, कभी भी डेथ जो रेट है उसको मेंशन अब कर ही नहीं रही। बहुत ही कम न्यूज चैनल्स है जो इस चीज को क्लियर करते हैं, बाकी नहीं बताते। तो अपन अपना नेचुरल ह्यूमन दोनों में इस चीज को इन्वॉल्व करेंगे। अब नेचुरल और ह्यूमन दोनों चीजें अपनी हो गई है। थर्ड जो अपना है इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक में साफ साफ है अपने सामने कि जब डिमांड की बात करें, ठीक है, सप्लाई की बात करें गुड्स की, इसके अलावा कंपटीशन अपना क्या है, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कंज्यूमर, उधार जो मार्केट में दे रखा है वो भी तो कलेक्शन रहता है, वो चीज अपना मेंशन है। इसके अलावा प्रोडक्शन, टैक्सेस भी तो भरने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, वो टैक्सेस भी अपन इन्हीं में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है? और बोरो अपन ने कर रखी है, अपन ने खुद ने भी कर रखे हैं, ठीक है, और मार्केट में भी अपन ने दे रखे हैं, वो दोनों चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये अपने सामने बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, ये कभी भी मेंशन कर सकती हैं। तो ये अपने सामने एक रिस्क का ही कोज माना जा सकता है, ठीक है? चैट बॉक्स
बिल्कुल नहीं, ये है कि जो अपना सेफ है, जो ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, काम सारे करने पड़ेंगे, सोशल भी रहना पड़ेगा, सोसाइटी में भी सर्वाइव करना है और जॉब भी करना है, एज ए स्टूडेंट आपको स्टडी भी करना है, काम नहीं रोक सकते क्योंकि कितना लंबा कोविड चलेगा। 2020 पूरा अपना स्पॉइल हो चुका है, 2021 भी साथ साथ चल सकता है, तो उस चीज के साथ चलने की हैबिट डालिए, ठीक है, और सेफ रहिए, सेफ रहो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इकोनॉमिक कॉजेज में अपना कंपटीशन, प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स और लेवी ऑफ, मतलब ये कह सकते हैं अपन गवर्नमेंट टैक्सेस, इसके अलावा कंपटीशन और बोरो जो अपना कर रखा है अपन ने, या फिर मार्केट में जो अपन ने प्राइस पैसा दे रखा है, वो सारी चीजें जो है एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स मेंशन हो सकते हैं इकोनॉमिक कॉजेज के। अदर एग्जांपल्स में अब बहुत सारे ऐसे ही है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस वगैरह अपन दे सकते हैं, या फिर अलग अलग मर्चेंट की जो कंडीशंस होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक बार बताया था कि अपन ये मेंशन कर सकते हैं कि हर साल इंडिया के अंदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, ट्रेड वगैरह है, ये टोटल मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि इस साल इंडिया के अंदर और 550 इंडस्ट्रीज है वो ओपन हुई, जिसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज सारे कॉटेज है वो इन्वॉल्व मैंने कर लिए, ठीक है। एग्जाम्पल 550, ठीक है, 550 है वो इन्वॉल्व मैंने करी। अब क्या माना जा सकता है कि पूरे साल के बाद में जब अपन एक आइडिया जब लगाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या मानेंगे कि 550 है वो 5 की 550 क्या मार्केट में सरवाइव कर गई या मार्केट में सरवाइव कर सकती है? कौन कौन एग्री है, कौन कौन नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग में क्या रहेगा, 550 में से आधी से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाती है। और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें तो ऐसा बहुत बार अपने को देखने को मिला है कि बहुत सारी ऐसी मार्केट कंडीशन है, इतना रिस्क हो जाता है यहाँ पे प्रोड्यूसर को या ट्रेडर को, ठीक है, या फिर जो बिजनेस को एक इंटरप्रेन्योर जो लेके बैठे हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है वो मेंशन की जा सकती है, बहुत सारे रिस्क, लॉस इतना ज्यादा हो सकता है। अलग अलग जो अपने कैटेगरी पढ़ी है कि मैम नेचुरल कॉजेज भी से भी इफेक्ट हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक से भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन कॉजेज से भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल वो इस चीज को जो हैंडल नहीं कर पाते, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज है उनपे ये चीज अपने को देखने को मिलेगी कि एंडिंग जो ईयर होता है, ठीक है, ईयर एंडिंग जो अपन कह सकते हैं, उसके अंदर एक टाइम के बाद में सारी की सारी इंडस्ट्रीज है, इनमें से बहुत अच्छी गुडविल के साथ में और बहुत अच्छे एक मतलब माइंडसेट के साथ में जिन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रखा है, वो इंडस्ट्री सरवाइव करेगी। अदरवाइज छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है वो सरवाइव नहीं कर पाती लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। तो वो इसके अंदर अपन इन्वॉल्व, बिल्कुल ऑल कैन नॉट बी सरवाइव। तो ये जो अपना पॉइंट हुआ है कौन सा, कॉजेज हो गई अपने कंप्लीट, नेचर जो है वो कंप्लीट अपना हो गया, ठीक है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार मेंशन करो। इसके बाद में देखो आज का जो क्लास है उसका टाइम तो ओवर हो चुका है, पर अगर आप थोड़ा सा और, तो मैं एक टॉपिक है वो थोड़ा सा और स्टार्ट करवा सकती हूँ, बताइए फटाफट। अभी मैंने कौन सा करवाया, अभी मैंने आपको बताया है कि पहले तो मैंने नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क बताया था और उसके बाद में कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ऐसा नहीं हो कि भाई जो पढ़ा रही है मैम कुछ समझ नहीं। स्टार्टिंग में इतना स्लो स्लो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर एक साथ ही हो जाएगा कि मैम बिजनेस स्टडीज में जो भी पढ़ाती है वो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता, फिर ये सुनने को मिलेगा मैम को, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ही मेरी लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में या बहुत समझा समझा के आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जैसे ही एक हैबिचुअल हो जाओगे ना, ये सोनिका मैम का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, हैबिचुअल जब आप हो जाएंगे कि मैम अभी ठीक है, उसके बाद में एक अच्छी स्पीड में अपन ट्रेन को लेके चलेंगे, ठीक है, फिर फटाफट करवाएंगे। अभी अगर रोहित, मेरा ये है कि अभी जैसे आधे स्टूडेंट्स ने तो बुक ली नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो तो आप बना लीजिए, आप बना सकते हो। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं हो, 10 तक आपने कैसे करा था, अगर आप कोई भी स्टूडेंट को नोट्स वगैरह बनाने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कि मैम हम लोगों को प्रॉब्लम होता है या हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि एक एक टॉपिक मैंने क्लियर किया है। फ्राइडे की जो क्लास होगी उसमें दोबारा अपन क्वेरीज है वो डिस्कस करेंगे। तो अब आप बताइए, अपूर्वा, रक्षा, राकेश, ठीक है, और रोहित, सभी अपना अपना बताइए।
फ्लैक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लैक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब है उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार चढ़ाव है एक्सचेंज रेट के ऊपर। एक्सचेंज रेट में ये होता है हमेशा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से, एक रेट में मतलब एक फिक्स रेट मार्केट में कभी भी नहीं रह सकता। फ्लैक्चुएशन का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव हमेशा एक एक्सचेंज रेट के अंदर हो सकता है। अब एक्सचेंज वर्ड को भी यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, कि जो मार्केट की रेट होती है चाहे अपन किसी भी तरीके से देखें, उनमें फ्लैक्चुएशन हमेशा हो सकता है। तो अपन मान लीजिए एक फिक्स प्राइस आप लेके चल रहे हैं, कि आपने जब स्ट्रेटेजी प्लान करा है तो आपने कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था पूर्वा, या 5 रुपीज मेंशन करके चलते हो कि भी पर जो प्रोडक्ट है या पर जो आइटम है उसका मुझे प्राइस सेट करके चलना है 5 रुपए। अब मार्केट में हालात ऐसी हो गई कि मान लीजिए कोई भी स्ट्राइक वाली कंडीशन आ गई, या मार्केट बंद पड़ा है, कोई भी ऐसा आ गया, हैवी रेन वगैरह वाला, ऐसा कोई एग्जांपल अपन मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि प्राइस रेट जितना अपने 5 रुपए पर आइटम का सेट करा था, वो वहां पे अपने को 5.5 रुपए पे करना पड़ गया, या फिर 6 रुपए आपको पर आइटम का पे करना पड़ गया, ठीक है। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन हुआ उससे तो हाई आपका गया, तो आपका प्राइस कॉस्ट आपको कितना मेंशन करना पड़ा? ज्यादा आपको मेंशन करना पड़ा है। एक सेकेंड, ऑफ हो गया था, मेरी इधर से कोई प्रॉब्लम आई थी नेटवर्क के, ठीक है। अच्छा, क्या हम अभी ठीक है अपूर्वा? ये फ्लैक्चुएशन का है। अब रोहित कह रहे हैं पहले सर करवाते थे, ठीक है। राकेश कह रहे हैं नहीं बना सकते, नेहा भी नहीं। फिर राकेश कह रहे ओके फिर मैम करवाती थी, ठीक है। तो अभी आप एक काम करो, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट्स है वो मैं फटाफट आपको जितना जितना टॉपिक होगा वो साथ साथ बना बना के भेजती रहूंगी, पर उससे पहले आप सभी को बुक लेनी पड़ेगी। बुक है, आप कंप्लीट ऐसा हो जाए ना कि मैम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में बैठ रहे हैं, आप फटाफट 1 या 2 दिन के अंदर फटाफट बुक परचेज कर लो। तो उसके बाद क्या होगा, जो जो टॉपिक्स मैं आपको करवाती जा रही हूँ ना, वो क्लियर होते जाएंगे, और मैं आपको नोट्स बना बना के भेजती जाऊंगी, ठीक है। और नोट्स बनाने के लिए ये रहेगा कि जो मैम पीडीएफ अवेलेबल है बुक का, तो रोहित फिर पीडीएफ से पढ़ेंगे क्या आप? वैसे तो हम बना लेंगे, लेकिन आप प्रोवाइड कर लेती तो ज्यादा अच्छा था। ओके पूर्वा, ठीक है। कृतिका, ओके, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, फिर जो नेक्स्ट अपना रहेगा उसके बाद में इकोनॉमिक कॉजेज के एग्जांपल कौन बताएगा? यहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेज में ले लो ना। प्राइस को आप एग्जांपल ले सकते हो, इसके अलावा डिमांड सप्लाई को आप एग्जांपल ले सकते हो, मार्केट कंडीशंस को ले सकते हो। जो अपन टैक्सेस पे करते हैं वो भी बहुत बड़ा एक लोड होता है। एक प्रोड्यूसर के लिए, एक सेलर के लिए टैक्स पे करना बहुत ही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो जितना मार्केट में अपना मतलब प्रोडक्शन लेके बैठे हैं, जितना अपना सेटअप लेके बैठे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको टैक्स रेट है वो पे करना पड़ता है। तो हमेशा ये बहुत सारे बिजनेस रिस्क के कारण है कि हर एक सेलर है ज्यादा से ज्यादा रिस्क है वो मतलब कभी भी नहीं लेना चाहता। दूसरी चीज ये है कि टैक्स पे करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक, यहाँ पे अपने इंडियंस के मान लो या हर एक ह्यूमन की। तो ये कहा जाता है कि इस चीज को भी अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, प्राइस को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, डिमांड सप्लाई अपना क्या रहता है, प्रोडक्शन अपना क्या रहता है, और कंपटीशन बहुत बड़ा एग्जांपल अपन मान सकते हैं इकोनॉमिक कॉजेज का, कि मार्केट कंपटीशन बहुत ही ज्यादा रिस्क है वो मेंशन करता है, ठीक है। ये चीज है। चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, कॉस्ट, डिमांड, फाइनेंशियल टैक्स, ठीक है, और सेम, ठीक है। तो अब जो अपना ग्रुप बना रखा है, आई थिंक स्कूल ने ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर टीचर्स भी मेंशन है, आप लोग भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके नंबर उनके अंदर ऐड हैं। वहीं पे मैं नोट्स है आप लोगों को पेजेस वाइज मेंशन करवाऊंगी, ठीक है। ट्वेल्थ के भी साथ भी ऐसा ही होता था। लास्ट ईयर जो 11th का बैच निकला है, जो अभी रिसेंटली ट्वेल्थ के अंदर प्रेजेंटली, तो वो स्टूडेंट्स खुद अपना नोट्स मेंशन करते थे, पर ठीक है अभी जो अपना टाइम चल रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हो जाएगी फिर तो मैं आपको बता सकती हूँ, तो आप खुद भी बना दोगे। अभी जितने दिन ऑनलाइन का है तो मैं नोट्स आपको बना के सेंड कर दूंगी, तो एक एक जो 2-2 3-3 पेजेस में आपको बताऊंगी वो मैं
वहीं पे आप लोगों को पेजेस करूंगी, तो आप लोग फिर नोटबुक अपना बिजनेस स्टडीज का लेंगे और उसी में आप अपना नोट्स है वो शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके ओके अपूर्वा, ओके रक्षा, ओके तोशी, तो यहाँ का जो ओके प्रिया, तो अभी क्लास को अपन कंप्लीट करते हैं। ओके रोहित, ओके, बस ये है कि साथ साथ आप फिर लिखते जाइएगा, ठीक है। हाँ, ओके अपूर्वा, मोस्ट वेलकम। ये रहेगा फिर कि अभी जैसे ये थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो अपना है, तो इम्पोर्टेंट बुक तो मैं कंप्लीट आपको ऐसा करूंगी नहीं कि बुक की बुक ही मैंने है वो मेंशन कर दी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इम्पोर्टेंट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा, वो लाइन्स है, वो चीजें मैं मेंशन करूंगी, और आप साथ साथ अपना लिखते जाइएगा, और थोड़ा थोड़ा करके मैं भेजूंगी, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वो लेंदी है, तो एक दिन में मैं ज्यादा भी नहीं लिख पाऊंगी। 2 से 3 पेजेस है वो कोशिश करूंगी कि इतना मैं लिख पाऊं, ठीक है। ओके, मोस्ट वेलकम राकेश, ठीक है, आज की क्लास है वो कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट क्लास है वो अपन डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे प्रिया, सेम टू यू बेटा। ओके अपूर्वा, चलो वीडियो रिकॉर्डिंग है। हैव ए गुड डे नेहा, सेम टू यू बेटा, थैंक यू।